हम में से हर किसी की ख्वाहिश होती है दुनिया जहान देखने की, घूमने की, नई नई जगह एक्सप्लोर करने की, और हम जाते भी हैं। लेकिन हम चाहकर भी हर समय और हर जगह नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, अगर हम हर जगह नहीं जा सकते फिर भी उन जगहों के बारे में, उस समय के बारे में जान तो सकते ही। और इनको जानने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें। कहते हैं एक अच्छी किताब एक पूरी दुनिया होती है। आप जितने पन्ने पलटेंगे उतने देश घूमेंगे। इसलिए किताबों को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। किताबें अपने आप में इतिहास, भूगोल, समाज, राजनीति सब समेटे होती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं किताबों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको उन किताबों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको मैंने 2024 में पढ़ा है, और इसके साथ साथ उन किताबों के बारे में भी बात करेंगे जिनको 2025 में पढ़ना है। और इन किताबों को सबको पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब है मेक एपिक मनी, जिसको कि अंकुर वारिको ने लिखा है, और एक ऐसा नाम है जिसको मोस्टली सारे लोग जानते हैं। ये किताब जैसा कि नाम से लग रहा है मेक एपिक मनी, फाइनेंस के बारे में है, पैसे के बारे में है। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम पैसे की बात सुनते हैं, फाइनेंस की बात सुनते हैं, तो उसकी जो भी कंटेंट रहता है, जो किताबें रहती हैं, उसकी शब्दावली इतनी कठिन होती है कि एक आम इंसान को समझ में नहीं आता, बड़ा बोरिंग लगता है, बड़ा टिपिकल लगता है। लेकिन इस किताब की जो भी भाषा है, जिस तरीके से लिखी गई है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है। इसको पढ़ करके कोई भी बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है। और साथ ही इसमें अंकुर वारिको ने एक स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है कि हम किस तरीके से अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके, सही जगह खर्च करके, सही जगह इन्वेस्ट करके अपने आप को आने वाले समय में फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। चाहे आप कम पैसे कमा रहे हो या ज्यादा पैसे कमा रहे हो, मैटर नहीं करता। उससे कहीं ज्यादा मैटर नहीं करता है कि हम अपने पैसे को किस तरह से यूज कर रहे हैं। नहीं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपके आसपास भी हो सकता है, ऐसे लोग होंगे जो कि पैसे तो उनके पास बहुत होते हैं, बहुत कमाते भी है, बट एक समय बाद वो जीरो पे आ जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है। वहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, कम कमाते हैं, उनके पास कम रहता है, बट सही इस्तेमाल की वजह से वो आगे चल के अमीर बन जाते हैं, उनके पास काफी अच्छा एसेट बन जाता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, और आप अपने एसेट को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए मेक एपिक मनी एक बहुत ही अच्छी किताब है, और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं अपनी दूसरी किताब की तरफ, और एक किताब है स्कोर क्या हुआ, जिसके लेखक है प्रवीण कुमार झा। इस किताब में आपको विस्तार से बताया गया है कि भारत में क्रिकेट कैसे शुरू हुआ, क्रिकेट का इतिहास क्या रहा है, और भारत के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, और इसके साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट खेलने वाले देशों के बारे में भी है। साथ ही साथ इसकी जो सबसे अच्छी बात है, हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ रोचक किस्से हैं, जिसके जरिए किताब और रोमांचक होती जाती है। इसमें आपको बहुत से मैच और बहुत से खिलाड़ियों के बारे में रोचक किस्सों के जरिए बताया गया है कि लाइक हम 1996 का भारत श्रीलंका का सेमीफाइनल देखे, जो कि बहुत ही रोमांचक मैच था भारत और श्रीलंका का। वहीं हम देखें 1983 का फाइनल भारत और वेस्ट इंडीज का, जब हम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। ऐसे भी और भी बहुत सारे मैच थे जहाँ पे हम जीतते जीतते हार गए या फिर हारते हारते जीत गए। वहीं उस समय का भी वर्णन है जब हम हर मैच सिर्फ हारा करते थे। कहते थे भारतीय टीम जाती इसलिए है क्योंकि उसको हारना है, चाहे हम इंग्लैंड जाए, चाहे पाकिस्तान जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे न्यूजीलैंड जाए, चाहे साउथ अफ्रीका जाए, हर जगह हार के ही आते थे। लेकिन फिर हारते हारते हमने लड़ना शुरू किया, फिर जीतना शुरू किया। तो उसकी पूरा एक 1 बाय 1 पूरा वर्णन है इसमें, मतलब डिटेल से बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इसके साथ ही जो आज के 2 दशक पहले 2000 के आसपास में मैच फिक्सिंग का साया आया क्रिकेट पे, उसकी वजह से बहुत सारे विवाद भी हुए, बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ियों का कैरियर भी खत्म हो गया। तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल से लिखा गया है। तो अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं, आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो ये किताब आपके लिए ही है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं अपनी अगली किताब की तरफ, जिसका नाम है दोगलापन, और जिसे लिखा है असनीर ग्रोवर। जब से शार्क टैंक आया है, असनीर ग्रोवर एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं इंडिया में, लगभग हर कोई इनको जानता है। और इनके स्टार्टअप भारत पे की वजह से भारत में डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन को एक नई दिशा मिली, जिसकी वजह से भी इनका नाम आज लगभग हर कोई जानता है। अपनी किताब दोगलापन में इन्होंने अपने स्टार्टअप भारत पे और इसके अलावा और भी इनकी जो भी कारपोरेट जर्नी रही और जो भी इनके स्टार्टअप्स है, उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। इसके साथ साथ इनकी यात्रा से हम ये भी जानने को मिलता है कि स्टार्टअप्स में बेसिकली होता क्या है, उनका रोड मैप क्या होता है, और जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, वो पूरा एक कल्चर कैसे होता है, और साथ साथ उसके अंदर की जो पॉलिटिक्स होती है और भी बहुत सी अंदर की बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं पता चलता, लेकिन इसके जरिए हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप यूथ हैं या फिर स्टार्टअप्स में, बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलते हैं अब एक नई किताब की तरफ, और इसका नाम है
कुछ इश्क किया कुछ काम किया। और इसके लेखक हैं पीयूष मिश्रा, और ये भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इनके बारे में न जानता हो। इनका जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड है, लगभग सबने सुना ही हुआ होगा। बेसिकली इस किताब में इनकी पोयम्स हैं, और जो पहली पोयम है यही टाइटल पोयम ही है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। और जितनी भी कविताएं हैं सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन है। आप कविताओं के शौकीन हैं, कविताएं सुनना पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये किताब आपके लिए ही है। अब चलते हैं अपनी अगली किताब की तरफ, जिसका नाम है देसी मैनेजर, और इसके लेखक है राकेश कुमार। नाम से तो लग रहा है कि यह किताब उन लोगों के लिए है जो एक मैनेजरियल पोस्ट पे है या फिर उसके हायर लेवल पे है या इस तरीके से ऐसा कुछ काम करते हैं, लेकिन नहीं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो कहीं भी काम करता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या जिसका खुद का कोई स्टार्टअप हो, कोई बिजनेस हो। इसमें वर्क एथिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। साथ ही यह बात भी बहुत अच्छे तरीके से लेखक बताते चलते हैं कि कैसे हम जीरो से शुरू करके अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निरंतरता से काम करते हुए अपनी जगह से धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाते हैं और हम अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। लेखक भारतीय जीवन बीमा निगम में एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से इस किताब को बहुत रोचक तरीके से लिखा हुआ है और अपना स्वयं का उदाहरण दे करके विस्तार से एक एक बात को बताते चलते हैं। तो आप भी पढ़िए, सीखिए। तो चलते हैं हम अपनी अगली किताब की तरफ। हमारी अगली किताब है उस दिन, जिसकी लेखिका है पूनम अहमद। यह बेसिकली राइटर की आत्मकथा है, जिसमें वो अपने बचपन से लेकर के अब तक की यात्रा के बारे में रोचक तरीके से बताती है। लेखिका का बचपन मुजफ्फरनगर में बीता, उसके बाद वो वाराणसी गई और फिर अब मुंबई में रहती है। तो इस किताब में हम उनके यात्रा के साथ साथ उस समय उस जगह के परिवेश के बारे में भी जानते चलते हैं। बेसिकली यह कहानी पूनम शर्मा के पूनम अहमद बनने की कहानी है, और जब उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए तो उन्हें किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, उनके परिवार वालों के साथ उनके कैसे संबंध रहे, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी किसी दूसरी जाति में प्रेम करना, शादी करना मान्य नहीं है, समाज में स्वीकार नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, इन सभी घटनाओं का बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन है। तो अगर आप कुछ अच्छा कुछ नया पढ़ने की सोच रहे हैं तो उस दिन आपके लिए ही है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं अब अपनी अगली किताब की तरफ। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। 2024 में पढ़ी गई मेरी सबसे अच्छी किताब में से एक है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं और लगातार निरंतरता के साथ पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, हमें हर एक चीज मिल सकती है। इस कहानी की मुख्य पात्र मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की स्टार वर्षा वशिष्ठ की कहानी है। कैसे वह शाहजहांपुर से मुंबई तक का सफर तय करती है, इस दौरान उसको क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इसके बारे में लेखक ने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। लेखक ने इस किताब में इतनी डिटेलिंग की है, इतनी रोचकता से इसको लिखा हुआ है कि इस किताब लगभग 600 से अधिक पन्नों की है। इसको पढ़ने में मुझे 15 दिन लग गए। और ये किताब बेसिकली हर एक यूथ को पढ़नी चाहिए, और उन लोगों को तो जरूर पढ़नी चाहिए जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर उनको एक्टिंग में करियर का शौक है, वो ड्रामा में जाना चाहते हैं, थिएटर में जाना चाहते हैं, फिल्म में जाना चाहते हैं। तो राइटर ने वर्षा वशिष्ठ के माध्यम से बहुत ही विस्तार से इसमें बताया है, NSD के बारे में इसमें बताया है, ड्रामा के बारे में बताया है, और साथ ही साथ कैसे हम जब फिल्मों में अपने करियर की ओर देखते हैं तो उसके लिए हम उसमें ड्रामा का, थिएटर का क्या रोल होता है, NSD का क्या रोल होता है, हम कैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है। और साथ ही ये भी होता है कि जैसे कि हमारे सामने कोई भी मुश्किलें आ जाती है, छोटी छोटी मुश्किलों से हम घबरा के इधर उधर चले जाते हैं। वैसे तो सिलविल की कहानी के बारे में हम बात करेंगे तो इसका अलग से ही हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा और आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलते हैं अब अपनी अगली किताब की तरफ। तो हमारी अगली किताब है ऋषभ भरावा की किताब सागर माथा की ओर। सभी घुमक्कड़ों के लिए है, उन लोगों को जिनको घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है। जब लेखक दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाने का फैसला करते हैं और वहां के लिए वो निकल जाते हैं, तो फिर वो कैसे वहां पहुंचते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। इसी दरमियान जब वहां पर पहुंचने के लिए उनको दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से लुकमा पे लैंड होना पड़ता है, तो किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं और कैसे वो मजेदार और विहंगम दृश्यों के बीच गुजरते हुए माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचते हैं, इसी पर यह किताब है। यह किताब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हम खुद वहां पे जा रहे हैं, एक एक दृश्य को देख पा रहे हैं। सागर माथा की ओर पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, या फिर सिर्फ यही नहीं, इन किताबों के अलावा जितनी भी किताबें अगर आप इनको पढ़ते हैं और तो आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ये कुछ किताबें थी जिनको मैंने 2024 में पढ़ा और मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी रोचक तरीके से अपने समय का, समाज का, अपनी जगह का वर्णन करती हैं। अब कुछ उन किताबों के बारे में बात करते हैं जिनको 2025 में पढ़ना था। पढ़ना तो खैर उनको 24 में था, लेकिन किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो इनको मैंने 25 में पढ़ना है।
तो पहली किताब है कलेक्टर साहिबा, जो कि बेसिकली एक यूपीएससी स्टूडेंट्स की, यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है। तो कैसे वो इसमें क्या होता है तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अगली किताब है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी। रश्मि रथी के बारे में तो वैसे हर कोई जानता है और मैंने भी पहले किंडल वर्जन इसका पढ़ा हुआ है और यूट्यूब पे भी इसको कई लोगों की आवाज़ में सुना भी है, लेकिन ये किताब मुझे इतनी पसंद है कि अब मुझे इसको पेपर बैक में पढ़नी थी तो मैंने ले लिया। और इसके बाद 2 और किताबें बची हैं जो कि मैंने ले लिया था काफ़ी पहले लेकिन पढ़ी नहीं गई। ये वीरेंद्र कुमार गुप्त का संकलन है प्रेम पत्र। इसमें दुनिया भर के सभी महान व्यक्तियों के प्रेम पत्रों का संकलन है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मार्टिन लूथर किंग हो, जवाहरलाल नेहरू हो या ऐसे और भी शख्सियतें हैं जिनके प्रेम पत्रों का संकलन है इसमें। और एक और किताब जो काफी समय से पढ़ने की लिस्ट में है, आकृति विज्ञा अर्पण की चिट्ठियों का संग्रह लोकगीत से लड़की। और इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो 2025 में पढ़ी जानी है। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी और आगे क्या पढ़ने वाले हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।